नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है पृष्ठ रसायन, जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। यह क्लास 12th के विद्यार्थियों का अध्याय नंबर 5 है। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री की ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको इसकी प्रारंभिक सबसे बेसिक परिभाषाओं के बारे में आज बात करूंगा, कि ऐसी परिभाषाएं जो आपको बताएंगी कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं या पृष्ठ रसायन होता क्या है, और उसके साथ साथ जो है अधिशोषण, अवशोषण और उत्प्रेरण, संक्षारण, इतनी जो कॉमन सी बातें इस चैप्टर की, वो आज इस जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहली जो बात है वो है पृष्ठ रसायन। क्या है? पृष्ठ रसायन। सबसे पहली बात जो है वो है पृष्ठ रसायन। ध्यान से देखते चलिए। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। पहले तो चैप्टर से शुरू करते, पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। तो पृष्ठ रसायन का तात्पर्य है कि किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं को या किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं ना, उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो मैं लिख रहा हूं, किसी पदार्थ की सतह पर, आप भी लिखिए चलिए मेरे साथ, सतह पर होने वाली, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की, या रसायन विज्ञान लिख सकते हैं, या रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे पृष्ठ रसायन या सतही रसायन, सतह पर सतही रसायन कहते हैं। ठीक है दोस्त, कहते हैं यानी पदार्थ, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो उम्मीद करता हूं कि जो पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री की परिभाषा रही वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब बताते हैं कि इस पृष्ठ रसायन के एग्जाम्पल में क्या क्या है, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो सतह पर होती हैं। अब हम यहां से लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आपके क्लास 12th का जो है पृष्ठ रसायन का ये पहला वीडियो है मेरा, और इसी तरह से अगर आपका सपोर्ट और आपका जो है प्यार बना रहा तो मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अपलोड करता जाऊंगा। हालांकि ये पहला भाग होगा, पहले भाग के जो है वीडियो से इस पे मिलने वाले सपोर्ट और प्रेम से मैं जान जाऊंगा कि अगला पार्ट मुझे आपको देना है। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। इस पहला एग्जाम्पल इसका दोस्त अधिशोषण। अधिशोषण की जो घटना है वो जो है क्या होती है? अधिशोषण। अधिशोषण की जो घटना है वो जो है एक पृष्ठ पर होने वाली घटना है। उसके बाद है उत्प्रेरण। क्या है? उत्प्रेरण।
उत्प्रेरण, यह भी जो है पृष्ठ पर होने वाली घटना है किसी पदार्थ के। पृष्ठ मतलब बाहरी पृष्ठ पर, जैसे मैं पेन की सहायता से इस कागज पर लिख रहा हूं, तो मैं इसके पृष्ठ पर लिख रहा हूं, इसकी सतह पर लिख रहा हूं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते उसके बाद है संक्षारण। संक्षारण ये भी जो है पृष्ठ पर होने वाली घटना है। उसके बाद है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, ठीक है दोस्त। उसके बाद है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन के बाद है आपका कोलाइडी विलयन, और इसी तरह से का निर्माण, कोलाइडी विलयन का निर्माण। और ये सारी घटनाएं जो हैं, ये सारी घटनाएं जो है क्या हैं, ये सभी जो है पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं हैं, सतह पर होने वाली घटनाएं हैं। आइए अब आपको इसमें से एक एक एग्जाम्पल को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिशोषण की। किसकी? अधिशोषण की। अधिशोषण जिन्हें हम कहते हैं एडॉप्शन। क्या कहते हैं? ADSORPTION, एडॉप्शन, अधिशोषण या एडॉप्शन। इसके बारे में हमें बात करना दोस्त, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इस चित्र की तरफ सब लोग फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मैं यहां पे चित्र बना रहा हूं कुछ। पहला तो ये रहा, दूसरा चित्र यहां पर है। मेरी पेन नहीं चल रही है, कोई बात नहीं दोस्त। और जो तीसरा चित्र है दोस्त, वो यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। तीनों चित्र आपके सामने होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो पृष्ठ रसायन की घटना है, ये केवल ठोस और द्रवों की सतह पर होती है। गैसों की सतह पर ये घटनाएं हमारे ना तो कोर्स में है और ना ही होती हैं। ठीक है, तो गैसों के ऊपर, गैसों की सतह पर पृष्ठ रसायन की घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं इसके पृष्ठ पर लिख रहा हूं अवशोषक। क्या लिख रहा हूं? अवशोषक। और इसके अंदर से तीले जाकर लिख रहा हूं अवशोष्य। अवशोष्य। उसके बाद यहां पे देखिएगा, ये है अधिशोषक। अधिशोषक, और ये जो कण है ना, इसको मैं लिखूंगा अधिशोष्य। और उसके बाद इस वाले में यहां भी वही बात है, ये हो जाएगा अधिशोषक। दिख रहा होगा, अधिशोषक। और ये जो कण है यहां पे, ये हो जाएंगे क्या? अधिशोष्य। आइए ये क्या है ये आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे मानिए आपके पास कोई फोम है, जैसे फोम कहिए या सोक्ता कहिए, जो भी आपके पास है, उस फोम या सोक्ते को यदि आप पानी में डुबाते हैं, कहाँ डुबाते हैं? पानी में। तो पानी में डुबाने के बाद जो फोम या सोक्ता जो आपके पास है, वह फोम या सोक्ता या आप उसे जो भी कहते हो, उसके अंदर वो पूरी तरह से पानी क्या करता है? अपने अंदर सोख लेता है। अपने अंदर पानी को क्या करता है? अपने अंदर जल को क्या करता है? पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी तब वहां जो सोखता होता है, जो पानी को सोखता है, वह किसकी तरह काम करता है? वह एक अवशोषक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? अवशोषक की तरह। और जो जल की बूंदे है ना, जो जल की बूंदें हैं, जो उसकी तरफ, जो उसके अंदर या उसकी तरफ क्या होती हैं? अवशोषित हो जाती है ना, उन जल की बूंदों को हम क्या कहते हैं? अवशोष्य कहते हैं। जल की बूंदों को क्या कहते हैं? जल या किसी भी द्रव की बूंदों को अवशोष्य कहते हैं। यानी जो अपने अंदर सोखता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवशोषक। और जो उसके अंदर क्या होता है? चला जाता है ना, उसे कहते हैं अवशोष्य। अब ये बताऊं आपको कि ये जो है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो फोम या सोख्ता होता है उसमें बहुत छोटे छोटे जो है समान रूप से क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं, जो जल की बूंदों को अपने अंदर क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सोखता है उसे अवशोषक कहते हैं, और जिसको सोखता है ना उसे अवशोष्य कहते हैं। यानी जल की बूंदें अवशोष्य का काम करेंगी, और जो हमारा सोखता या फोम होगा वो किसका काम करेगा, अवशोषक का कार्य करेगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो अवशोषक, इसमें क्या होता है, पूरी तरह से जो है जल की बूंदें जो है इसके एक एक बल्क, इसके एक एक छिद्र तक पहुंच जाती है ना। लेकिन अब इस वाले चित्र की बात करें तो ये देखिएगा, इस पे जो है अब आपको उसी सूखा हुआ फोम या सोख्ता लेना है। ऐसा नहीं कि गीला ले लें, सूखा हुआ फोम या सोख्ता लेना है। अब उसे आपको जल में नहीं, बल्कि आपके घर में आटा होगा ना, आटे में उस सोख्ते को क्या करना है, डुबा के निकाल लेना है। जो आटा घर में है रखा हुआ सूखा आटा, उसमें क्या करना है, उस सोख्ते या फोम को डुबा के निकाल लेना है। तो क्या लगता है कि उसके अंदर तक जो है आटा चला जाएगा? नहीं दोस्त, अंदर तक नहीं जाएगा, बल्कि आटा तो अंदर तक बिल्कुल नहीं जाएगा। वो उसकी सतह पर क्या होगा, ढेर सारे आटे चिपक जाएंगे। तो जो आटे के कण है देखिए सतह पर चिपके हुए हैं। जब सतह पर कोई चीज आकर चिपकती है ना, सतह पर किसी पदार्थ की सतह पर कोई चीज आकर चिपकती है, तो जो जो जिस पदार्थ की सतह पर चिपकती है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक। और जो चीजें आके चिपकती, जो पदार्थ आके चिपकता है ना, उसे क्या कहते हैं, अधिशोष्य। यहाँ पे हमारा फोम जो है वो अधिशोषक का काम करेगा, जबकि जो है वो पदार्थ के जो कण है ना वो किसका काम करेंगे, अधिशोष्य का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, अधिशोष्य का, जो सतह पर आकर चिपकेंगे। ठीक है, तो यानी वहां यहां पर जो है फोम या सोख्ता जो है अधिशोषक, यानी आधा अवशोषण हो रहा है, इसे इसका नाम अधिशोषक और अधिशोष्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए, ये तो सेम चीज है, बस ये केवल जो है ये कहीं ना कहीं जो है द्रव अवस्था के लिए बनाया गया है। द्रव अवस्था का मतलब होता है कि द्रव की सतह पर भी गैसों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। यानी द्रव की सतह पर गैसें भी आके क्या हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती है, आके चिपक जाती हैं। तो ये जहां यहाँ पे द्रव किसका काम करेगा, अधिशोषक का काम करेगा, जबकि जो है गैसों के जो कण होते हैं, गैसों के जो अणु होते हैं ना, वो सभी किसका कार्य करेंगे, वो सभी काम करेंगे अधिशोष्य का। तो उम्मीद करता हूं अवशोषक, अवशोष्य, अधिशोषक, अधिशोष्य, और यहाँ द्रव के लिए और यहाँ पर ठोस के लिए ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैंने बताया ना, गैसों के लिए जो है पृष्ठ रसायन काम नहीं करता है, गैसों के लिए पृष्ठ रसायन काम नहीं करता है। तो आइए अब अधिशोषण की परिभाषा लिखते हैं। किसकी परिभाषा दोस्त, अधिशोषण की। देखते चलिए, अधिशोषण की परिभाषा लिखने के लिए किसी ठोस या द्रव की सतह पर, यहां मैं लिख रहा हूं किसी, लिखते चलिए मेरे साथ, ठोस या द्रव की सतह पर, यहां ठोस है और यहां पे क्या है, द्रव है ना, सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना या फिर आप कह सकते एकत्रित होना या चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है, एडॉप्शन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का आके चिपक जाना, या दूसरे पदार्थ के अणुओं का जो है क्या करना,
आकर के जो है एकत्रित हो जाना या दूसरे पदार्थ के अणुओं का उसकी तरफ आकर्षित होना, ये सभी क्या कहलाता है? ये सभी जो है अधिशोषण कहलाता है। अब तो आपको एक बात बताऊं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर की, वो क्या है उस बात को याद रखिएगा। जो बात मैं लिखने जा रहा हूं, यहां आप हेडिंग डाल सकते हैं नोट। क्या हेडिंग डाल सकते हैं? नोट। मैं लिख रहा हूं नोट। नोट में आप क्या लिखेंगे इस बात को याद रखिएगा। नोट में नोट नंबर 1, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि सतह पर होने के कारण यह तीव्र प्रक्रम है। सतह पर होने के कारण यह तीव्र प्रक्रम है। तीव्र प्रक्रम है यानी सतह पर होने के कारण यह अत्यंत तीव्र प्रक्रम है। पॉइंट नंबर 2 यानी नोट नंबर 2 आपको क्या लिखना है कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है ना, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक क्या कहते हैं? अधिशोषक। हाँ, एडसॉर्बेंट कहते हैं। देखिए यहां पर इस पदार्थ की सतह पर जो है क्या हो रहा है, ये वाला यहां पर ये जो पदार्थ है इसकी सतह पर आके कण चिपक रहे हैं ना। जब इसकी सतह पर आके कण चिपक रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पदार्थ है ये एक अधिशोषक है। क्या है? अधिशोषक। और आगे मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, कि सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ, देखते चलिए, सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ, सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ अधिशोष्य क्या कहलाता है? अधिशोष्य या इसे भी अंग्रेजी में कुछ कहते होंगे। हाँ, बेट कहते हैं ना, कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ध्यान से देख लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेज चेंज करना पड़ेगा। अधिशोषण के उदाहरण लिख लीजिए। पहला जो है सक्रिय चारकोल द्वारा NH3 Cl2 SO2 और COCl2 गैसों का अधिशोषण, ठीक है। उसके बाद यानी सक्रिय चारकोल अपनी सतह पर अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और COCl2 को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है अपनी सतह पर। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है, वही दूसरा एग्जाम्पल है सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा के विलयन का
विरंजीकरण, विरंजीकरण यानी सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा के विलयन का विरंजीकरण, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल दोस्त, तीसरा वाला, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प की बूंदों का अवशोषण, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प की बूंदों का अवशोषण। आइए इन सबको बारी बारी से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सक्रिय चारकोल द्वारा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सक्रिय चारकोल किसे कहते हैं। सक्रिय चारकोल, सक्रिय चारकोल दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है पहला वाला वनस्पति चारकोल, वनस्पति चारकोल, और जो दूसरा होता है सेकंड वाला, उसे कहते हैं जंतु चारकोल, या इसे कभी कभी जो है जानतव चारकोल के नाम से भी जानते हैं, जानतव चारकोल। ठीक है, तो सक्रिय चारकोल या चारकोल दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति चारकोल और जंतु चारकोल। अब ये चारकोल होते क्या है? वनस्पति चारकोल में O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी, या फिर आप कह सकते हैं कि हरी लकड़ी को क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करना है ना, तो कोयले में कन्वर्ट होती है। किसमें होती है? कोयले में। जो उस समय कोयला कन्वर्ट बनता है ना, उसे ही हम कहते हैं वनस्पति चारकोल। वह एक अच्छा क्या होता है, अधिशोषक माना जाता है। उसका सतही क्षेत्रफल बहुत अच्छा होता है। इसलिए जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी को रख कर जो है क्या करते हैं, किसी बॉक्स में, और कि वहां पे जो है ऑक्सीजन पहुंच ना पाए, तो ऐसी स्थिति में जब उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उस समय प्राप्त हुआ जो कोयला होता है ना, उसे ही कहते हैं वनस्पति चारकोल। ठीक है दोस्त, अब आते हैं ये जंतु चारकोल क्या है। आपके मन में प्रश्न उठा, जंतु चारकोल क्या है? तो जंतु चारकोल कैसे बनता है? तो जंतुओं के अंदर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो हमारे घर के पशु हो, हाथी, भैंस, गाय, घोड़े, है ना, ये सभी जो पशु होते हैं ना, इनके अंदर एक तंत्र होता है, इसे कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। और जो कंकाल तंत्र होते हैं, इनके कंकाल तंत्र का जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, उन हड्डियों को जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, गर्म करते ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इनको जो है किसी बॉक्स में बंद कर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर, इतना गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर कि ये कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का बना हुआ जो चारकोल होता है, उसे जंतु चारकोल या जानतव चारकोल कहते हैं। आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छा जो चारकोल होता है ना, सबसे अच्छा जो चारकोल होता है वो जंतु चारकोल ही होता है। कौन सा? जंतु चारकोल। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हाँ, थोड़ा और समझा दूं, ताकि सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा के विलयन का विरंजीकरण, यानी कहने का मतलब शर्करा के विलयन का विरंजीकरण का मतलब होता है जो चीनी मिल, गन्ना मिल, इन सभी मिल पर जो इनका जो रस होता है ना, उनसे जो सबसे पहले जो बनता है चीनी, वो एक धुंधले कलर में आती है, बहुत ही उसका कलर अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो है जंतु चारकोल द्वारा जो है उसके रंग का विरंजीकरण कर उसके रंग को उड़ा दिया जाता है, जिससे हमारी चीनी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल बन जाती, साफ सुथरी जो है कण में कन्वर्ट हो जाती है ना। सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प की बूंदों का अवशोषण, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प की बूंदों का अवशोषण। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप फ्लिपकार्ट या
फ्लिपकार्ट कह लीजिए या किसी अन्य जो है ऑनलाइन वेबसाइट से जब सामान मंगवाते हैं, जैसे आप मोबाइल ऑर्डर करते हैं या कोई अन्य प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो जब वो मोबाइल एंड प्रोडक्ट आता है ना, तो अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी, जब आप उसे खोलते हो तो उसके अंदर एक छोटी सी, उसके अंदर क्या होता है, मोबाइल तो रहती है लेकिन एक छोटी सी पुड़िया डाल देते हैं पैकेट सफेद रंग की। वो जो सफेद रंग की पैकेट आप सोचते हैं सफेद रंग की पैकेट किस काम में आती होगी, या आप कभी जूता मंगवाते हो, है ना, तो किस काम में आती होगी सफेद रंग की पैकेट। तो दोस्त सफेद रंग की जो पैकेट होती है जिसमें चीनी या नमक जैसे छोटे छोटे कण भरे होते हैं, वो और कुछ नहीं होता बल्कि वो सिलिका जेल होता है। क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट जो है जहां से आ रहा होता है, जहां कंपनी से बन के आता है, तो काफी दूर दूर से कंपनियां होती हैं, तो वहां से जब चलकर आता है तो रास्ते में बरसात होती है, नमी पड़ती है, तो उन बॉक्स को जो है कोई हानि ना पहुंचे, इसके कारण जो है क्या होता है, उसमें सिलिका जेल डाल दिया जाता है। ये जेल काम क्या करता है, ये जेल काम करता है कि जैसे उसके बॉक्स के अंदर जो है कोई, बॉक्स के अंदर जैसे जल की बूंदें प्रवेश करती है ना, ये सिलिका जेल क्या करता है, उसे अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट जो भी है, चाहे मोबाइल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी दूर से आता है, वो उनमें अगर जल की बूंदें गई तो वो सभी क्या हो जाएंगी, वो सभी जो है खराब हो जाएंगे, उसमें सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। इस कारण से सिलिका जेल उससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कर देता है। और आपको बताऊं कि पहले ऐसा होता था कि जब सिलिका जेल नहीं था तो काफी जो है इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही खराब हो, दवाइयां खराब हो जाती थी। तो जो है वैज्ञानिक आपकी तरह ही थे जो 10वीं 12वीं में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किए थे, उनसे पूछा गया इसका क्या सोल्यूशन है, उन्हें कहा एक छोटी सी उस प्रोडक्ट में डाल दीजिए ताकि वह प्रोडक्ट जो है नमी और जो है नमी से सुरक्षित रहेगा। तो वहां पे छोटा सा जो पुड़िया होता है उसे क्या कहते हैं, सिलिका जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिका जेल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल मैं आपको समझा पाया हूँगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है स्टडी सिविल क्लासेस पर बने रहिए। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।